बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीलियम नियोन लेज़र। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो बच्चों आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना कि जिसके बारे में अच्छे स्टूडेंट्स के माइंड में भी कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में रह जाते हैं जिसका आंसर उसको नहीं मिल पा रहा होता। बच्चों, उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि ये टॉपिक कोई मुश्किल टॉपिक है, बल्कि उसकी वजह है नामुकम्मल कंसेप्ट। आपकी बुक में जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो नामुकम्मल कंसेप्ट है, जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन रह जाती हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में बाकी ना रहे। ठीक है, लेकिन बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह से लेज़र लाइट को हम प्रोड्यूस करते हैं। वो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल से उसके ऊपर बात की थी। ठीक है, मैं 2 मिनट में उसको रिवाइज करूंगा, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, हमने ये सीखा था कि आपके पास कोई भी जो लेजिंग मीडियम है, ठीक है, उसके एटम्स की हम पहले पॉपुलेशन इन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ पॉपुलेशन इन्वर्ट करने का? हमने सीखा था कि आम हालात में ऐसा होता है कि एटम्स जो होते हैं किसी भी मीडियम के, लेजिंग मीडियम के, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की होती और हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट एटम्स हैं। ठीक है, जिनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। फिर जब वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे उसको हम पंपिंग के थ्रू करें, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो या फिर ऑप्टिकल पंपिंग हो, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन एटम्स को एक्साइट कराते हैं। सही है, तो एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल को छोड़ के इससे बड़े एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है ना, एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। सही है, तो हम पंपिंग के ज़रिए जब ऐसा करते हैं कि एक्साइटेड एटम की तादाद बढ़ा देते हैं ग्राउंड वाले एटम्स के मुकाबले में, तो हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई, उल्ट हो गई। क्योंकि आम हालात में ऐसा होता है, ग्राउंड स्टेट एटम ज़्यादा हैं, एक्साइटेड कम हैं। हमने पंपिंग करके ऐसा कर दिया, एक्साइटेड एटम की तादाद बढ़ा दी और ग्राउंड स्टेट एटम की तादाद को हमने कम कर दिया। ठीक है, ये होती है जी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब जब एक बार पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? वो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में आया हुआ ना, अब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है और एक फोटॉन इमिट करता है। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये वो खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं जी स्पॉन्टेनियस एमिशन, खुद ब खुद इमिट हुआ। एक ये तरीका है कि उसको खुद ब खुद इमिट होने से पहले हम एक फोटॉन भेज देते हैं, उसको स्टिमुलेट कराते हैं कि अपना फोटॉन इमिट करो और ग्राउंड स्टेट में जाओ। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो हम फोटॉन भेजते हैं, जो एटम एक्साइटेड स्टेट में था वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके, बल्कि नीचे ग्राउंड स्टेट में भेज के एक फोटॉन इमिट कर देता है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास लेज़र लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जी हीलियम नियोन लेज़र के बारे में। हीलियम नियोन लेज़र कोई हमारे पास ये फर्स्ट लेज़र या कोई पहले लेज़र नहीं है, इससे पहले भी लेज़र मौजूद थी जिसका नाम था रूबी लेज़र। ये जो रूबी लेज़र थी ना, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र थी। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम क्या था कि इसमें से जो लाइट निकलती थी ना, वो पल्सेस की फॉर्म में निकलती थी। एक फोटॉन निकला, फिर गैप, फिर दूसरा फोटॉन, फिर तीसरा फोटॉन, फिर चौथा फोटॉन, उस पर गैप थे। पल्सेस की सूरत में ये जो है वो फोटॉन इमिट करती थी। अब हमें चाहिए थी ऐसी लाइट, लेज़र लाइट, कि जो कंटिन्यूसली इमिट हो। ठीक है, तो उस सिलसिले में फिर डिज़ाइन की गई हमारे पास ये, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, गैस लेज़र या गैसियस लेज़र कहते हैं इसको। ठीक है, और उसी का नाम हम जो है वो रखे हैं हीलियम नियोन लेज़र। ये बेसिकली एक गैस लेज़र है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इस गैस लेज़र को डिस्कवर किसने किया था वो आपको बताता हूँ। ठीक है, और पेपर में आपने इस टॉपिक को लिखना कैसे वो भी साथ साथ आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली हेडिंग आप लगाएंगे जी इंट्रोडक्शन की, और इसमें बताएंगे इट इज़ द फर्स्ट गैस लेज़र बिल्ट बाय अली जमन
बेनेट एंड हैरेट इन 1961। 1961 में ये बनी थी, इन लोगों ने ये बनाई थी, ठीक है। और इससे पहले भी हमारे पास एक लेज़र मौजूद थी, कौन सी वाली थी? रूबी लेज़र। प्रॉब्लम क्या था रूबी लेज़र के अंदर कि ये कंटिन्यूसली लाइट को एमिट नहीं करती थी, जिसकी वजह से हमें इसको बनाना पड़ा। और जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये ऐसी लेज़र थी जो कि कंटिन्यूसली फोटॉन्स को एमिट कर सकती थी, ठीक है बच्चों। ये इसका छोटा सा शॉर्ट सा इसका जो है एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सेकंड हेडिंग आप लगाएंगे इसकी डेफिनेशन की कि ये है क्या। बहुत आसान सिंपल सी बात है, बस आपने यही बताना है कि ये गैस लेज़र है। कौन सी गैसेस पर मुश्तमिल होती है? हीलियम और नियॉन। और इन गैसेस को लो प्रेशर पर रखा जाता है, दैट इज 1 mmHg, ठीक है। अच्छा, इसको यूँ डिफाइन करेंगे, हीलियम नियॉन लेज़र इज अ गैस लेज़र इन विच अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन, उसकी रेशियो भी बताई गई है 85% एंड 15%। हीलियम 85%, नियॉन 15%। गैस इज यूज्ड एज अ लेज़र मीडियम, ठीक है। और एट लो प्रेशर, इसको हम लो प्रेशर पे रखते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आसान सा कंसेप्ट है। बेसिकली क्या है जी, ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो एक गैस लेज़र है जो दो गैसेस पर मुश्तमिल होती है, हीलियम पर और नियॉन पर। और ये दोनों गैसेस लो प्रेशर पर होती हैं और एक्ट करती हैं एज अ लेजिंग मीडियम या लेज़र मीडियम, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे जी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपने बताना है कि भाई इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। नंबर 1, पंपिंग सोर्स, जिससे आपने एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। और वो हम पंपिंग सोर्स 2 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है जिसमें हम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी ऑप्टिकल पंपिंग होती है जिसके अंदर हम फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो आज यूज़ करेंगे वोल्टेज सोर्स को, यानी हम बात करेंगे कौन सा की, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पंपिंग है, ठीक है। दूसरी और अहम चीज़ वो है लेजिंग मीडियम, यानी वो एटम्स जिनको हमने एक्साइट कराना है, ठीक है। तो वो बेसिकली 2 गैसेस का मिक्सचर है, हीलियम प्लस नियॉन का। तीसरी चीज़ एक कैविटी होती है, जिस कैविटी के अंदर हम इसको लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। उस कैविटी का जो पर्पस होता है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि आखिर हम इस कैविटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 3 पार्ट। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं उनको मैं 1 बाय 1 पहले आंसर करता हूँ, ठीक है। पहली बात आपकी बुक में लिखा हुआ है कि भाई ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये 2 गैसेस पर मुश्तमिल है, हीलियम और नियॉन। और इसके अंदर जो हमारा एक्टिव मीडियम है, जो मेन मीडियम है जिसने लेज़र लाइट प्रोड्यूस करनी है, वो कौन सा वाला है? वो नियॉन है। तो भाई फिर हीलियम का क्या काम है यहाँ पर? हीलियम को क्यों लेकर आए हो? अगर आपका एक्टिव मीडियम नियॉन है तो डायरेक्टली उसी की पंपिंग करो, उसी को जो है वो उसी से लाइट प्रोड्यूस करो, लेज़र लाइट प्रोड्यूस करो। हम क्यों हीलियम को लेकर आए? पहला क्वेश्चन आपके माइंड में जो आता है। तो याद रखो बच्चों, एक तरफ हीलियम और एक तरफ हाइड्रोजन। हीलियम एक हल्का एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम प्रोटॉन है, उसका न्यूक्लियस वीक है। नियॉन एक बड़ा एटम है, साइज में बड़ा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही है। अब अगर हम एक्साइटेशन की बात करें ना, तो हीलियम के एटम को एक्साइट कराना नियॉन के एटम के मुकाबले में आसान है। तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें ना नियॉन की, तो इसकी जो लेज़र की जो एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि जो नियॉन के एटम है वो आसानी से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, लेकिन हीलियम के एटम आसानी से एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हीलियम को एज अ हेल्पिंग मीडियम यूज करेंगे। हीलियम पता क्या करेगा? हीलियम खुद एक्साइट होकर नियॉन को ऐसे हिट करेगा, ठीक है, एनर्जी उसको ट्रांसफर करके उसको एक्साइट करा देगा। हीलियम का काम सिर्फ यहाँ पर इतना है कि वो नियॉन को एक्साइटेड बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए ये हेल्पिंग मीडियम है। और नियॉन एक्टिव मीडियम है। असल काम किसका है? नियॉन का है। नियॉन को डायरेक्ट क्यों यूज नहीं करते? वजह बता दी मैंने आपको, इससे हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नियॉन है वो बड़ा एटम है, हीलियम छोटा एटम है, ठीक है। हीलियम को एक्साइट कराना आसान है, नियॉन को एक्साइट कराना मुश्किल है। तो हम हीलियम को एक्साइट कराते हैं और जाके वो हिट करता है नियॉन को, और नियॉन को हिट करके एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है और उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि नियॉन के साथ हीलियम का ही क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो बच्चों
याद रखिए आपकी बुक में लिखा हुआ कि इन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट जो है वो मैच करती है, बट एक्चुअली ऐसा है कि देखिए मैंने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बताई हुई है, आगे चल के आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ये आपकी बुक में नहीं दी गई। ये हीलियम एटम है, ये नियोन एटम है, ये इसकी एनर्जी स्टेट्स हैं, ये इसकी एनर्जी स्टेट्स हैं। इसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं जैसे E6 और E3 है, ठीक है, ये दो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं और ये दोनों मैच करती हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में ये फिगर दी हुई है कि एक तरफ नियोन है, एक तरफ हीलियम है, ठीक है, इसकी एनर्जी स्टेट, इसकी एनर्जी स्टेट जो है वो जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो मैच करती हैं। एक जो है हमारे पास हीलियम, इसकी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो नियोन है इसकी 20.66 इलेक्ट्रॉन, यानी माइनर सा डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बहुत कम डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इसी वजह से हम इसको देते हैं ताकि जब ये हीलियम एक्साइट हो जाए ना और मेटास्टेबल स्टेट में चला जाए, तो जब ये नियोन को हिट करे, अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर करे, तो नियोन भी सीधा अपनी मेटास्टेबल स्टेट में चला जाए, क्योंकि दोनों मेटास्टेबल स्टेट मैच करती हैं। थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, जो फर्क है वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में उसको मिल जाता है और पूरा हो जाता है। फिर सुनो, इसको एक्साइट कराते हो, ये जाके नियोन को हिट करके उसको एक्साइट करा देता है, ठीक है, और उसको मेटास्टेबल स्टेट में ले जाता है, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी एनर्जी स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकता है। वैसे तो यूँ होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कराते हो, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फटाफट से डी एक्साइट होकर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास ऐसी एनर्जी स्टेट्स होती हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है, 10⁻³ सेकंड के लिए रह सकता है। उसके बाद फिर वो खुद ब खुद नीचे जाएगा ग्राउंड स्टेट में और फोटॉन को इमिट करेगा, उससे पहले नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, उसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम हीलियम के ही क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट और नियोन की मेटास्टेबल स्टेट मैच करती है। जब हीलियम मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है तो वो हिट करता है नियोन के एटम्स को और उसको ग्राउंड स्टेट से सीधा ले जाता है मेटास्टेबल स्टेट में। तो इस तरह हम हीलियम की हेल्प से नियोन को मेटास्टेबल स्टेट के अंदर भेज सकते हैं, जो कि डायरेक्टली करना मुश्किल था, क्योंकि नियोन डायरेक्टली आसानी से एक्साइट नहीं होता, एफिशिएंसी लो हो जाती है लेज़र की, ठीक है। ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर तीसरी बात कि सर हम जो मेन हमारा मीडियम है नियोन, उसको 15% इस्तेमाल कर रहे हैं और जो दूसरा वाला हेल्पिंग मीडियम है उसको 85% इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये क्या बात हुई? जिससे हमें काम है उसको सिर्फ थोड़ा सा रखा है, जिससे काम नहीं है उसको 85% रखा है, ये क्या बात हुई? तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे पास हीलियम एटम जाके नियोन से कोलाइड करता है, ठीक है, तब जो नियोन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट में जाता है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी हीलियम एटम्स की, तो आपके पास चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, कि नियोन के साथ टकराव के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब जितने ज़्यादा तादाद में होंगे हीलियम एटम, उतना ज़्यादा आपके पास चांस बढ़ जाएगा कोलिजन का। अब हीलियम ने नियोन को हिट करना है तो नियोन ने एक्साइटेड स्टेट में जाना है या मेटास्टेबल स्टेट में जाना, ठीक है। इसलिए इसकी तादाद को ज़्यादा रखा जाता है हीलियम की, ताकि मैक्सिमम चांस ऑफ कोलिजन लाया जा सके। जब मैक्सिमम चांस ऑफ कोलिजन होगा, आपके पास मैक्सिमम नियोन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप आसानी से लेजिंग एक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ गए? तो ये एक तीसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो अब आपने पेपर में लिखना है कैसे ऐसे लगा सकते हैं हेडिंग कंस्ट्रक्शन की। बताइए कि 3 पार्ट्स पर ये कंसिस्ट करता है। नंबर 1 पंपिंग सोर्स आ गया, जो हम वोल्टेज की सूरत में देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारी वो कैविटी है, ठीक है, जिसको हम रेजोनेटिंग कैविटी कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पंपिंग कर रहे हैं इस वोल्टेज के थ्रू, एटम्स को एक्साइट करा रहे हैं, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो मीडियम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक हीलियम और एक नियोन। अब हीलियम जो है वो साइज़ में छोटा होता है, मैंने ब्लैक डॉट और छोटे साइज़ में बनाए हैं, और जो नियोन है वो एटम बड़ा होता है, उसको मैंने ब्लू से थोड़ा सा बड़ा शो किया है, ठीक है बच्चों। ओके, तो तीसरी चीज़ हमारे पास ये रेजोनेटिंग कैविटी होती है। आप देख सकते हैं ये इस तरह की ये एक जो आपके पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके 2 एंड के ऊपर ना यहाँ पे मिरर लगे होते हैं। एक जो है वो सिल्वर्ड मिरर होता है और दूसरा होता है सेमी सिल्वर्ड मिरर। इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी फोटोन यहाँ से आएगा वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होगा, और सेमी सिल्वर्ड का मकसद ये होता है कि कुछ फोटोन इसमें से पास कर जाएं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि मकसद क्या होता है इस रेजोनेटिंग कैविटी का। बच्चों देखो, हमें ना इंटेंस लाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो जो फोटोन प्रोड्यूस हुए ना,
हम चाहते हैं उसमें से कुछ को बाहर भेज दें, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट बैक करें, ताकि वो बाकी जो एक्साइटेड एटम्स हैं उनको डी एक्साइट करके वहां से भी फोटोन निकालें। फिर उसमें से कुछ चले जाएंगे, कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक करके आएंगे। इस तरह फोटोन इसके अंदर रेजोनेटिंग कैविटी के अंदर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, और जो एक्साइटेड एटम्स हैं उनको डी एक्साइट करा के फोटॉन्स इमिट कराते रहते हैं। इस तरह से हम अगर सारे फोटॉन को भेज दें तो फिर हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी लो हो जाती है। तो हमने कुछ को भेजना बाहर, कुछ को हमने इधर रख के उनसे और ज़्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन कराना है। वो एक्साइटेड एटम को डी एक्साइट कराएंगे और मजीद फोटॉन प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से हमारे पास एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इस मकसद के लिए हम ये कैविटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हमने आना है जी इसकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है, कि किस तरह से ये हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो वर्क करती है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट में हम बात करेंगे बम्पिंग की, नंबर 2 पे बात करेंगे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की, और नंबर 3 पे बात करेंगे जी हम स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में। ठीक है, आप जरा बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं। भाई आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, पहला काम ये है कि भाई आपने पंपिंग करनी है ताकि एटम्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल से निकलकर उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में चले जाएं, और हम उनको ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट एटम्स कहें। ठीक है, तो हमने हर सूरत ऐसा करना है कि एक्साइटेड एटम की तादाद बढ़ानी है, उसके लिए हम पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू करते क्या है जी, ये जो हीलियम एटम्स है ना, हीलियम एटम, इनको एक्साइट करा के मेटास्टेबल स्टेट के अंदर भेज देते हैं, और उस मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जो उसके एनर्जी लेवल है वो कितना होता है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये काम आपने करना होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल पंपिंग की हेल्प से आप हीलियम एटम को एक्साइट कराकर मेटास्टेबल स्टेट के अंदर भेज देते हैं, जो कि हमारे पास 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है हीलियम की। ठीक है, तो पेपर में कैसे लिखना है, हेडिंग लगाइएगा पंपिंग की और बताइएगा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन द हीलियम एटम अप टू द 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग करके हम हीलियम के एटम्स को एक्साइट करा के मेटास्टेबल स्टेट के अंदर भेज देते हैं, जहां पे इनकी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उस मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी। ठीक है बच्चों, ओके, ये कर लिया काम, सही है, हमने हीलियम को एक्साइट करा दिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेकिन वो हमने लेजिंग जो एक्टिव मीडियम है ना उसकी पॉपुलेशन इन्वर्ट करनी है। वो एक्टिव मीडियम कौन सा वाला, नियोन। ठीक है, हीलियम क्या था, ये जस्ट हमारे पास एक हेल्पिंग मीडियम था। अब आपकी बुक के मुताबिक ये कहा गया कि जब हीलियम एक्साइटेड होते हैं, उसके एटम एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, ठीक है, या मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ जाते हैं, तो अब ये जाके कोलाइड करते हैं नियोन एटम से जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट वाले हीलियम एटम्स नियोन के ग्राउंड स्टेट वाले एटम को हिट करते हैं, हिट करके अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देते हैं, खुद ग्राउंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब अपनी इनके पास कितनी एनर्जी थी, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन नियोन का जो मेटास्टेबल उसका लेवल था जो आपकी बुक के मुताबिक वो कितना है, वो है हमारे पास आई थिंक 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे गैप है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये जो हीलियम एटम मूव करता हुआ जाके उसको हिट करता है ना, तो मूव करती हुई बॉडी के पास तो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो जो एनर्जी की डेफिशिएंसी थी, जो कमी थी, वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में उस एटम को, नियोन के एटम को मिल जाती है। ठीक है, जब वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में उसको मिल जाती है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो पूरी हो जाती है, और नियोन का एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ गया। इसी तरह से हीलियम एटम लगातार नियोन के एटम्स को हिट करते रहते हैं और उनको ग्राउंड स्टेट से जो मेटास्टेबल स्टेट है उसके अंदर भेजते रहते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट कौन सी वाली, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा जी, अब इसको लिखना है कैसे, सेकंड हेडिंग लगाइएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन की और बताइएगा, एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलाइड विद नियोन एटम, ठीक है, एट ग्राउंड स्टेट and transfer its 20.61 electron volt energy to the neon। उसको ये एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं एटम along with 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी।
जिसके साथ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी भी शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी उसको दे दी नियोन को, साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको दे दी, और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो पूरी हो गई, और नियोन एटम ग्राउंड स्टेट से आ गया हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इन द नियोन एटम reside to 20.66 electron volt metastable state and population inversion is achieved। और आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन को इस तरह से अचीव कर लिया। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं हीलियम ग्राउंड स्टेट एटम थे, पंपिंग की, यहां से सीधा कहां फेंका इनको ऊपर, इसमें मेटास्टेबल स्टेट के अंदर कितनी थी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर ये क्या करते हैं, ये जाके नियोन एटम्स को हिट करते हैं, उनको ग्राउंड स्टेट से सीधा एक्साइटमेंट में पहुंचाते हैं। ये अपनी सारी एनर्जी दे देते हैं 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कुछ काइनेटिक एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी इसको देते हैं ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए 20.66, और वो नियोन का एटम ग्राउंड स्टेट से सीधा अपने ऊपर वाले लेवल में चला जाता है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब नियोन के अंदर इस तरह से हमने पॉपुलेशन अचीव कर ली, नीचे इसके तकरीबन ना होने के बराबर, और ऊपर सारे के सारे एटम जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, पॉपुलेशन अचीव हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या है जी, स्टिमुलेटेड एमिशन कराना। ठीक है, अब बुक में एक बात लिखी हुई है जी, यहां से एक फोटॉन जो है वो इस एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आता है, किस एनर्जी स्टेट में, 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी स्टेट में आता है। तो बच्चों के माइंड में अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं, सर ये नीचे क्यों नहीं आया, यहाँ कौन सी एनर्जी स्टेट आ गई, इधर से इधर क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आया, 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों। पहला क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आ जाता है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, वो आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जबकि ये आपके उसके अंदर शामिल नहीं है आपके पेपर में या आपकी बुक में, सिर्फ इसकी हेल्प से आप वो कंसेप्ट सीखेंगे जो माइंड में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, वो सॉल्व करूंगा यहाँ से। भले ही आप इसको मत करें, आप इसी को करें, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी यहीं से सॉल्व होगी। राइट, अच्छा जी, तो ये कहा जाता है जी इससे इसमें आ जाता है और एक फोटॉन यहाँ से एमिट होता है। अब ये तो भाई ये तो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है, ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और लिखा जी काज लेजर लाइट, जबकि लेजर लाइट तो स्पॉन्टेनियस से नहीं, वो तो स्टिमुलेटेड एमिशन से होती है कि एक्साइटेड एटम के करीब करीब आप खुद एक फोटॉन भेजेंगे तो तब वो ऊपर से नीचे आएगा उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, और फोटॉन एमिट होगा, तब लेजर लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ वो जो मिसिंग सेंटेंस है वो क्या है जी, यहाँ से आगे। अब यहाँ पे एक जो फोटॉन है ना वो प्रोड्यूस हुआ, वो जब एक एटम डी एक्साइट हुआ इस लेवल से इस लेवल में आया। ये लेवल के बारे में आपको बाद में बताता हूँ नीचे चल के, अभी सिर्फ इतना सुनिए। जब इससे इस लेवल में आया फोटॉन हुआ प्रोड्यूस यहाँ पे। अब ये जो फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं ना, कुछ फोटॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनमें से हम क्या करते हैं, इनको दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हैं ना, उनको हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं और रिफ्लेक्ट बैक रहते हैं। उसी पर्पस के लिए ये रेजोनेटिंग कैविटी का हमने इस्तेमाल किया। अब ये फोटॉन हमारे पास एक आ गया जो कि स्टिमुलेटेड से नहीं प्रोड्यूस हुआ, स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हुआ है, खुद ब खुद आया फोटॉन। जब एटम ने अपनी एक्साइटेड स्टेट से इस ग्राउंड स्टेट में आया, खुद ब खुद प्रोड्यूस हुआ है फोटॉन। उसका इस्तेमाल करेंगे, वापस इसको ऑसिलेट कराएंगे इसके दरम्यान में, ठीक है ना। अब हम उसको लेके इसमें ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ का जो फोटॉन जो जा रहा था रिफ्लेक्ट बैक करा के हमने इसको भेजा इधर, और अब जो एक्साइटेड एटम्स तैयार बैठे हैं, अभी वो डी एक्साइट खुद ब खुद नहीं हुए, इस फोटॉन को हमने इधर भेजा, उस फोटॉन ने इसको डी एक्साइट कराया, तो अब हमारे पास हो गई है जी वो स्टिमुलेटेड एमिशन जिसकी हम बात करते थे। शुरू में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पॉन्टेनियस से प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनमें से मान लीजिए मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमें एक डायरेक्शन में लाइट चाहिए जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसको हमने रिफ्लेक्ट बैक करा दिया, ठीक है। इधर भी फोटॉन जा रहा था स्पॉन्टेनियसली, इधर भी जा रहा था स्पॉन्टेनियसली, इधर भी जा रहा था स्पॉन्टेनियसली। एक हमने जो स्ट्रेट जा रहा था सीधा, उसको वहां से रिफ्लेक्ट बैक कराया इधर को। उसने क्या किया जी, उसने एक एक्साइटेड एटम को डी एक्साइट किया और वहां से स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू फोटॉन एक और प्रोड्यूस कर दिया। अब ये पेयर बन गया, ये पेयर यहां से इधर आएगा, रिफ्लेक्ट बैक के फिर इधर जाएगा। अब ये दो फोटॉन आ रहे हैं ऐसे एक डायरेक्शन में यूं जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो नियोन एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में है, उनको वो डी एक्साइट करेंगे और यहां से स्टिमुलेटेड इमिशन होती है। वो 2 से 4 बनेंगे,
4 में से फर्ज कर लो 2 आगे बाहर निकल गए, 2 फिर वापस आए इधर को, ठीक है। इस तरह से जो फोटॉन्स हैं इस रेजोनेटिंग कैविटी के अंदर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है उससे मजीद बनते रहते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन का फिनोमेना जो हम कहते थे जरूरी है लेजर के लिए वो हो जाता है। अब ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है, जिसकी वजह से आपके माइंड में कंफ्यूजन आती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो बात करता है स्टिमुलेटेड एमिशन की और बुक में वो लिखता है जी वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई है। तो शुरू में स्पॉन्टेनियस ही होती है, फिर उनमें से सीधे सीधे फोटॉन को जो सीधे जा रहे होते हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करा के ऐसे उसमें और रेजोनेटिंग कैविटी में ऐसी ऐसी ऑसिलेट कराते हैं और उनसे मजीद जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन करा के हम फोटॉन को प्रोड्यूस करा लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो एक फोटॉन मिल जाते हैं, यानी लेजर लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। पेपर में लिखना है कैसे वो भी ज़रा देख लीजिए। स्टिमुलेटेड एमिशन, spontaneous emission cause electron of neon drop from 20.66 electron volt to 18.70 electron volt। spontaneous emission के जरिए एक फोटॉन इस एनर्जी लेवल से जो कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे ड्रॉप होके 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ जाता है। इस दौरान जो है वो फोटॉन इमिट होता है, ठीक है ना। एमिशन ऑफ फोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। दिस फोटॉन मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू मिरर्स इन द रेजोनेटिंग कैविटी। ये एक ये वाला मिरर सिल्वर्ड, एक ये वाला सेमी सिल्वर्ड, इनके दरम्यान ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है और ऑसिलेट करके ये क्या करता है जी, फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन कॉज करता है। दिस फोटॉन मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू मिरर्स इन द रेजोनेटिंग कैविटी एंड कॉज स्टिमुलेटेड एमिशन। ये वो लफ्ज है जिसके बारे में आप ढूंढ रहे थे, जो कि आपके माइंड में आ रहे थे, यार यहाँ पे बात जो है वो स्टिमुलेटेड की हो रही है, बुक में लिख रहा है वो स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे शुरू में फोटॉन जो प्रोड्यूस हुआ स्पॉन्टेनियस से हुआ, फिर इसको इस्तेमाल करते हुए हमने स्टिमुलेटेड एमिशन परफॉर्म की यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे फोटॉन जो इमिट होता है उसकी वेवलेंथ 6.32 नैनोमीटर होती है और वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक कहानी सारी बताई गई है, ये डायग्राम बताई गई है, आप देख सकते हैं। हीलियम को जो है वो एक्साइट किया, वो चला गया मेटास्टेबल स्टेट में, जाके हिट करता है नियोन को, अपनी सारी एनर्जी उसको देता है, कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, तो नियोन का एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से इसमें चला जाता है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। इस तरह से क्योंकि ज़्यादा तादाद में हमारे पास हीलियम एटम्स मौजूद हैं तो वो नियोन के तकरीबन सारे एटम्स को एक्साइट करा देते हैं, पॉपुलेशन अचीव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक फोटॉन खुद ब खुद नीचे आता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है एटम में एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है, कौन सी वाली, इस वाली स्टेट में आता है, फोटॉन इमिट करता है। इस फोटॉन को हम इस्तेमाल करते हैं रेजोनेटिंग कैविटी में, बार बार ऑसिलेट कराते हैं और ऑसिलेट करा के स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर ये स्टेट कहाँ से आ गई है। अब मैं आपको यहाँ तक ये बुक का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, ये मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे की रीजन बताता हूँ और असल कहानी क्या होती है वो बताता हूँ, क्योंकि ये तो आपको उनके लेवल के मुताबिक थोड़ा सा आपको गाइड किया गया, ठीक है ना। असल कहानी क्या होती है, असल में ये होता है बच्चों कि ये हीलियम एटम है और ये नियोन एटम है, ठीक है। अब हीलियम की और नियोन की ना कुछ एनर्जी स्टेट्स हैं वो मैच करती हैं। जैसे देख सकते हैं आप, हीलियम की एक ये E1 स्टेट है, ये इसकी E2 स्टेट है और ये इसकी E3 स्टेट है। नियोन की E1, E2, E3, E4, E5, E6 मैंने 6 स्टेट बनाई है। हीलियम की E3 स्टेट और नियोन की E6 स्टेट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ये वो दो स्टेट है जिनके बारे में आपकी बुक में बात की गई थी कि हीलियम की और नियोन की जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी पर होती हैं। एक जो है वो हमारे पास होती है जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, दूसरी होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, माइनर सा डिफरेंस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टेट भी मैच करती है, वो ये वाली, इसकी हीलियम की E2 स्टेट और नियोन की E4 स्टेट, ये भी अप्रोक्सीमेटली मैच करती हैं। अब होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग करते हो ना, ठीक है, तो हीलियम के एटम जो है वो यहाँ से उनको एनर्जी देके ऊपर भेजते हो। कुछ एटम आते हैं E2 के अंदर, कुछ एटम चले जाते हैं जी E3 स्टेट के अंदर, ठीक है ना। कुछ E2 स्टेट में चले जाते हैं, कुछ E3 स्टेट में चले जाते हैं। अब जो हमारे पास एटम आ गया E3 स्टेट में, जिसका इलेक्ट्रॉन E3 स्टेट में चला गया, E3 स्टेट वाला एटम, ठीक है ना, ये वो एटम है जिसकी हम बात करते हैं, जिसके पास एनर्जी कितनी जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जाके नियोन एटम को हिट करता है। नियोन एटम को हिट करेगा तो अपनी सारी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी उसको देके इसको सीधा नियोन से पटक देता है इस E6 लेवल पे, ठीक है। यहां से सीधा शिफ्ट करता है उसको इस लेवल के अंदर, समझ गए? ओके।
अब जो नीचे वाला है E2, ठीक है, ये E2 स्टेट जो है और E4 ये दोनों मैच करती हैं। अब जो हीलियम एटम जो है वो इस मेटास्टेबल स्टेट में आया E2 स्टेट के अंदर, वो क्या करता है, वो जाके जो उसके हमारे पास एटम्स हैं नियोन के, उनको एक्साइट करा के इस लेवल में ले आता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी स्टेट मैच करती है ना। तो जब ये वाला एटम उससे टकराएगा तो उसको उतनी ही एनर्जी देगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी का डिफरेंस है, और उसको वो लेके आ जाता है जी E4 स्टेट में। तो दो स्टेट के अंदर आते हैं हमारे पास एटम, एक आते हैं E6 के अंदर, एक आते हैं E3 के अंदर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। पॉपुलेशन इस तरह से हमने इन्वर्ट कर ली। ग्राउंड स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं एटम तकरीबन ना होने के बराबर सारे चले गए हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, क्या किया, हीलियम को एक्साइट किया, दो लेवल में गई वो, E2 में और E3 में। E3 वाली हिट करेगी तो नियोन को सीधा E6 में लाएगी, क्योंकि E3 और E6 मैच करती हैं अप्रोक्सीमेटली। जब E2 वाला हिट करेगा तो उसको E1 से सीधा E4 में लाएगा, क्योंकि E2 और E4 ये मैच करती हैं। जो स्टेट मैच करती है ना, हिट करके उसी स्टेट में लेकर आएगा। E3 मैच करती है E6 से तो हिट करके सीधा E6 में लाएगी। E2 मैच करती है E4 से तो नियोन एटम को हिट करके सीधा लेके आएगी E4 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे वो खुद ब खुद नहीं जाते, ठीक है, और 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड के लिए यहाँ स्टे कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो खुद ब खुद नीचे जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से अगर एक जो एटम है वो डीएक्साइड होता है, E6 से E5 के अंदर अपना एक इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो भेज सकता है, पॉसिबल है, चूंकि आपकी बुक में जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ से भी एक फोटॉन इमिट होगा 3.39 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ रखने वाला। लेकिन ये वेवलेंथ जो है वो आपके पास आती है इंफ्रारेड रीजन में। जब E6 से E5 में जाएगा तो जो फोटॉन इमिट होगा इंफ्रारेड, वो नजर ही नहीं आता, वो तो विजिबल ही नहीं है, तो आपको नजर ही नहीं आता वो चीज़ कि कोई फोटॉन प्रोड्यूस और भी हुआ है कि नहीं हुआ, विजिबल नहीं है वो। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से भी जा सकता है, E4 से E3 में भी जाता है, और वहां पर 1.15 माइक्रोमीटर का जो एक वेवलेंथ रखने वाला फोटॉन है वो प्रोड्यूस होता है। ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है। ये देख सकते हैं आप कि E4 से E3 में जो जा रहा है, ठीक है, वो भी आपके पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है, जो कि विजिबल नहीं है, नजर नहीं आता, ये भी नजर नहीं आता, आपको दिखता नहीं है। ठीक है ना, जो आपको दिखता है ना वो कौन सा दिखता है, मैं सिर्फ उस पर आता हूं। जो आपका एक एटम, जिसका नियोन का एटम जो कि E6 से अपना इलेक्ट्रॉन भेज देता है सीधा E3 के अंदर, तो इन दो एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होती है E6 से E3 के अंदर, तो यहां पर जो फोटॉन प्रोड्यूस होता है वो 6.32 नैनोमीटर वेवलेंथ रखने वाला फोटॉन होता है। और बच्चों ये हमारे पास आ जाता है विजिबल रेंज में, और विजिबल रेंज में भी जो रेड कलर है उस रेड कलर का ये फोटॉन होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये 18.70 बेसिकली कहां से दरमियान में आ गई हमारे पास, ये इसका ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट के दरमियान ये कहां से आ गई। तो ये आ नहीं गई, ये ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट्स हैं इसकी, ये E1 से लेकर E6 तक ये 6 एनर्जी स्टेट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके लेवल पे ये चीजें वो बताई नहीं गई, नामुकम्मल कॉन्सेप्ट है। तो इससे जब इसमें भी E5 से E6 से E5 में भी ट्रांजिशन होती है, या आप देख सकते हैं E4 से E3 में मैंने एक ट्रांजिशन दिखाई आपको, एक E6 से E3 में ट्रांजिशन दिखाई, और भी ट्रांजिशन होती है, लेकिन हमारा उससे काम नहीं है। तो जिसकी हम बात करें ना वो ये है, जो यहां से यहां तक आता है ना इसके अंदर, तो इसके करीब करीब ये है। अब यहां से इधर भी ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, E6 से E5 में, यहां से भी ट्रांजिशन होती है, यहां से भी ट्रांजिशन होती है, लेकिन वो इनविजिबल होती है, नजर नहीं आती। तो जो आपको नजर आती है वो ये वाली होती है, वो जो यहां से यहां तक ट्रांजिशन हुई है। तो यही बात आपकी बुक में डायरेक्टली बताई गई है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एटम में, नियोन एटम में, ये E6 स्टेट से E3 स्टेट में जाएगा, तो वो वहां से जो फोटॉन इमिट होगा वो 6.32 नैनोमीटर का होगा, वेवलेंथ रखने वाला होगा, और वो विजिबल रीजन के अंदर होगा, और रेड कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर इसके अंदर जो है वो मसला क्या था, कैसे पता लगा कि भाई हमारे पास 18.70 ये कहाँ से एनर्जी स्टेट आ गई। तो ये एग्जिस्ट करती है नियोन के अंदर, E1 से E6 तक ये एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको बेशक ना बनाएं, आप इसी के मुताबिक ही चल सकते हैं, लेकिन जो आपके माइंड में कंफ्यूजन थी वो मैंने सारी क्लियर कर दी। जितने भी क्वेश्चंस आते थे आपके माइंड में, मैंने एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर कर दिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जो ये 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्टेट थी, ये बेसिकली इसकी E3 एनर्जी स्टेट है, जिसके अंदर यहाँ से यहाँ फोटॉन जाता है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी स्टेट्स होती हैं, मगर वो आपको दिखाई नहीं गई। आपकी बुक में सिर्फ ये एक दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है
तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।